माँ, सब सामान तो ले लिया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं नहीं, सारा सामान ले लिया है। अब बस तू मुझे स्टेशन ले चल, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। माँ जी, अगर आप फ्लाइट मतलब हवाई जहाज से जाती ना तो 2 घंटे में पहुंच जाती। अभी भी मौका है, बताइए मैं टिकट करूं? नहीं बेटा, मैं तो ट्रेन से ही जाऊंगी। अच्छा माँ जी, जल्दी वापस आइएगा, आपके बिना घर ना सूना सूना लगेगा। सुधा कुछ समय के लिए गांव जा रही थी। अमित उसे छोड़ने स्टेशन जा ही रहा था कि तभी उससे एक लड़की टकराती है। सॉरी सॉरी, वो मैं थोड़ा जल्दी में थी तो आपको देख नहीं पाई, माफ कर दीजिए। गुलाबी साड़ी, पतली कमर और गोरा गोरा रंग देखकर अमित तो उसे देखता ही रह जाता है। एक्सक्यूज मी। हाँ, इट्स ओके, हो जाता है। पर आप कौन? यहाँ पहले कभी नहीं देखा आपको। जी हाँ, कैसे दिखते, आज ही शिफ्ट हुई हूँ आपके पड़ोस वाले मकान में। मतलब आप हमारी पड़ोसन हैं? जी हाँ, इसलिए मुझे अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको? आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं। वैसे मेरा नाम अमित है। और मैं परी। आप वाकई में परी हैं। परी कुछ कहती, इससे पहले ही सुधा बीच में बोल पड़ती है। चल बेटा, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अमित जा तो रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं था। वो परी से और बातें करना चाहता था। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, लेकिन तू मेरी बहू का ध्यान रखना। हाँ, और उस नई पड़ोसन से जरा दूर ही रहियो। माँ, तुम भी ना। सुधा को छोड़कर अमित घर लौटता है, लेकिन एक बार फिर घर के बाहर ही उसे परी मिलती है। लगता है डेस्टिनी हमें मिलाना चाह रही है। वैसे मुझे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ, बताइए ना। वो अलमीरा मुझसे शिफ्ट नहीं हो पा रही है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो भला कौन करेगा? अमित परी के एक कहने पर उसकी अलमीरा को शिफ्ट करने में मदद करता है। इसके बाद दोनों चाय पीते हैं और बातों ही बातों में शाम हो जाती है और अमित अपने घर लौट आता है। कहाँ रह गए थे? माँ जी ने तो कहा ट्रेन राइट टाइम पर आई थी, तो फिर तुम लेट कैसे हो गए? अब क्या घर में आने जाने का टाइम भी तुमसे पूछना पड़ेगा? अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। इतने सालों में शालू ने पहली बार अमित की ऊंची आवाज सुनी थी। क्या हो गया इन्हें? ऐसा तो कभी नहीं करते, कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह परी अमित के दरवाजे पर। जी आप कौन? मैं आपकी नई पड़ोसन। अमित ने बताया होगा ना, कल उन्होंने ही तो मेरी शिफ्टिंग में मदद की। खैर, मैं ये गाजर का हलवा लाई हूँ, मीठा शुभ होता है ना, तो बस इसलिए। अरे परी, आओ, अंदर आओ। नहीं, बस ये हलवा लाई थी। अरे वाह, गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है। क्या हलवा बनाया यार, मजा आ गया। तुम जितनी खूबसूरत हो ना, उससे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो, कसम से। तुम भी ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। परी के जाते ही शालू का गुस्सा फूट पड़ता है। अच्छा, जितनी खूबसूरत है उतना अच्छा खाना बनाती है, और मैं क्या बुरा बनाती हूँ? अब मुझे समझ आ रहा है, तुमने कल इसकी वजह से मुझे डांटा ना। सच सच बताओ, क्या चक्कर है ये सब? तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? अरे यार, अपने शक को अपने पास रखो। उसने मदद मांगी तो मैंने कर दी, बस। इसमें धोखा कहाँ से आ गया? छोड़ो, मैं भी कहाँ तुमसे दिमाग मार रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अमित बैग उठाता है और पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। ये भले ही ना बताएं, पर मुझे सब समझ आ रहा है। ये परी, हं, काहे की परी, डायन, मेरा घर उजाड़ के रहेगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए शालू अमित का पीछा करने लगती है और देखती है कि अमित ऑफिस की जगह परी के साथ घूम रहा है। और फिर शाम को क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरे बताओगी भी कुछ? अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तुम्हें और परी को साथ में देख लिया है। आज तुम ऑफिस के बहाने उसके साथ घूम रहे थे ना, मैंने सब देख लिया। मतलब कि तुम मेरा पीछा कर रही थी? अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाह जी वाह, कर्म करो तुम और शर्म करूं मैं। अब बस बहुत हो गया। तुम्हें वो परी पसंद है ना, तो तुम उसके साथ ही रहो। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मेहरबानी होगी। शालू ने अमित को तलाक देने की बात कह तो दी थी, पर वो उसे इतना प्यार करती थी कि उससे दूर जाना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसने पूरी बात अपनी सास सुधा को बता दी और सुधा अगले ही दिन घर लौट आई। माँ, तुम इतनी जल्दी? हाँ, मन नहीं लगा, बहू की याद आ रही थी तो मैं आ गई। आइए माँ जी। अमित ऑफिस निकल जाता है
और इधर सुधा शालू को एक दमदार आइडिया देती है। देख बेटा, मर्द की लगाम हाथ में रखना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि वो प्यार तुझसे ही करता है, पर उस चुड़ैल की सुंदरता ने उसे मोह लिया है और इस मोह का तोड़ है जलन। जलन? मैं कुछ समझी नहीं। तुझे कुछ समझना भी नहीं है, बस जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसा वैसा कर। शाम को अमित जब घर आता है तो शालू को देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वेस्टर्न ड्रेस, हैवी मेकअप और खुले काले बालों में वो बिजली गिरा रही थी। शालू, वाह, क्या कहूँ यार मैं, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। पर कहाँ जा रही हो? पार्टी में जा रही है, उसकी सहेलियों ने बुलाया है। अकेले? क्यों, नहीं जा सकती क्या? वैसे भी शालू ने मुझे सब बता दिया है। ये भी बता दिया है कि तुम दोनों तलाक लेने वाले हो, तो अब उसे हर जगह अकेले ही जाना होगा। माँ, आप जरा शांत रहो। शालू, तुम कहो तो मैं साथ चलता हूँ ना, मतलब छोड़ देता हूँ ना। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, लिफ्ट दे सकते हो। अमित तुरंत कपड़े बदलने जाता है। माँ जी, आइडिया काम कर रहा है। धीरे धीरे, वरना वो सुन लेगा। और हाँ, जैसा कहा है वैसा ही करना। इसके बाद अमित शालू को लेकर पार्टी में पहुंचता है, जहां एक गबरू जवान हैंडसम लड़का शालू की कमर में हाथ डाले उसे अंदर लेकर जाता है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को छुए? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अमित भी अंदर जाता है, जहां शालू उसी लड़के के साथ काफी क्लोज डांस कर रही थी। शालू, ये सब क्या है? और तू छोड़ मेरी बीवी को, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। कैसी बीवी और कौन सी बीवी? तुम्हें तो वो परी पसंद है ना, तो जाओ उसके साथ एंजॉय करो। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अरे तुम मेरे साथ घर चलो, अभी के अभी। ओ हेलो, वो कहीं नहीं जाएगी। चलो तुम निकलो यहाँ से। अमित गुस्से से लाल पीला हो जाता है और रोहन को पीटने लगता है। शालू बीच बचाव करती है तो अमित उसे पकड़कर घर ले आता है। ये क्या तरीका है अमित? तुझे पता भी है तेरी इस हरकत की वजह से शालू की कितनी बेइज्जती हुई होगी वहाँ। माँ, वो लड़का इसे छू रहा था, मुझे नहीं पसंद आया बस। और आगे भी, अगर मेरी बीवी को किसी ने हाथ लगाया ना, तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। जब इतना ही प्यार करते हो तो फिर उस परी के साथ जाने की बात क्यों कर रहे थे? अरे मुझसे गलती हो गई शालू, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं उसकी खूबसूरती में कहीं खो गया था। पर यकीन मानो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास है शालू। और अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना हूं। मुझे माफ कर दो और वादा करो कि आगे से तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। शालू की आंखें भर आती हैं। इतने में रोहन भी अंदर आता है। ये फिर से यहाँ? अच्छा हुआ, मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको भी, ये भाई है मेरा, और ये सब जो मैंने किया माँ जी के कहने पर किया। मैंने तो हार ही मान ली थी, पर माँ जी ने मुझसे कहा कि पति अगर भटके तो उसे सीधा करने का काम पत्नियों का ही होता है। माँ? और नहीं तो क्या, मेरी हीरे जैसी बहू को छोड़कर अगर किसी डायन के पास जाएगा तो ये तो करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा किया माँ, सच में मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। इस तरह सब ठीक हो जाता है। अमित शालू से माफी मांग लेता है और फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। और फिर अगली सुबह दरवाजे पर, हाय शालू, वो अमित 2 दिन से नहीं दिखा, सब ठीक तो है ना? शालू कुछ कह पाती, इतने में अमित पीछे से बोला, जी परी दीदी, सब ठीक है। और मैं अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसलिए मैं कहीं दिखा नहीं। और हाँ, आगे से भी नहीं दिखूंगा। दीदी? हाँ दीदी, यही है तुम्हारी जगह इनकी जिंदगी में, इसलिए आगे से इनके आसपास भी नजर आई ना तो गंजी कर दूंगी। गेट आउट। परी दुम दबाकर भाग लेती है और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कमलपुर नाम के गांव में सुषमा अपने बच्चों के साथ गरीबी में जीवन गुजार रही थी। मोनू बचपन से ही सही से चल नहीं पाता था और इसका इलाज था पैरों का ऑपरेशन। लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोनू का ऑपरेशन करा सके। राजन, कहाँ रह गए बेटा? सुबह के 9 बजने को आए हैं। ठेला नहीं लगाना क्या? ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माँ, बस प्रिया सब्जी पैक कर रही थी। सुषमा और राजन दोनों ठेला लेकर गांव के चौक पर चले जाते हैं, जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। क्या सुषमा काकी, आज बहुत देर से आई हो? हमारे पेट के चूहे तो उछल उछल कर मर गए। माफ करना बेटा। सुषमा जल्दी जल्दी रोटियां सेकती है और राजन आलू पनीर, शाही पनीर, छोले
और आलू की सब्जी रखकर पूरी थाली सजाकर ग्राहकों को देता है। कसम से काकी, तुम्हारी बोली जितनी मीठी है खाना उतना ही स्वादिष्ट है। आ हा, अब मजा आ गया खाके। कम दाम में इतना स्वादिष्ट खाना पूरे गांव में नहीं मिलता। देखते ही देखते सुषमा का सारा खाना बिक जाता है और सुषमा राजन शाम होते ही घर आ जाते हैं। वाह माँ, आज बहुत जल्दी आ गई। लगता है अच्छी बिक्री हुई है। हाँ, बस भगवान की कृपा है। काश इतने पैसे जुड़ जाएं कि अपने लाल के पैरों का ऑपरेशन करा लूं। अरे माँ, वो सरला काकी राजन भैया के लिए रिश्ता लेकर आई थी। बता रही थी रेखा नाम की लड़की है। मुझे तो वो फोटो में बहुत पसंद आई। ठीक है, तो फिर कल सरला के साथ जाकर लड़की देखाती हूँ। सरला, प्रिया और सुषमा तीनों अगले दिन रेखा के घर जाती हैं और रेखा की सुंदरता इनके मन में घर कर जाती है और राजन भी रेखा के घर वालों को बहुत पसंद आता है। इसलिए जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। रेखा, आज से बेटा इसे अपना ससुराल नहीं बल्कि घर समझना और इस परिवार को अपना परिवार। हाँ माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। अब आप देखिएगा मैं कैसे इस घर की काया पलट करती हूँ। रेखा भले ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहती थी। रेखा जितनी सुंदर और पढ़ी लिखी थी, उतनी ही कामचोर थी। अगली सुबह सुषमा 5 बजे उठकर ठेले के लिए खाना बनाती है। इस खटर पटर की आवाज से रेखा की नींद खुल जाती है। राजन, ये कैसा शोर है? ऐसा लग रहा है बावर्ची खाने में सो रही हूँ। हाँ, माँ ठेले के लिए खाना बना रही है। चोंच बंद करके सो जाओ। रेखा को नींद नहीं आती और ये बाहर सुषमा के पास चली जाती है। मम्मी जी, इतनी सुबह क्यों शोर मचा रही हैं? पैसे आप कमाएंगी, नींद हमारी उड़ा रही हैं। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो? इस ठेले से आने वाले पैसों से ही इस घर का खर्चा चलता है। अच्छा, तो आप थोड़ा लेट चली जाया करो ना आपकी नींद खराब होगी और ना हमारी। बेटा, सुबह जल्दी उठने से घर में बरकत होती है और ग्राहक भी सुबह ही नाश्ता करके कमाने जाते हैं। इस बुढ़िया के लेक्चर और शुरू हो गए। चुपचाप चलकर मैं सो जाती हूँ। रेखा अपने कमरे में जाकर सो जाती है, जबकि प्रिया, राजन, सुषमा और मोनू चारों मिलकर कई सारे पकवान बनाते हैं और राजन सुषमा ठेला लेकर चले जाते हैं। आज भी इनकी बिक्री अच्छी होती है और ये दोपहर में ही घर आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो लगता है बिक्री अच्छी हुई है। हाँ बहू, कुछ ऐसा ही है। मम्मी जी, जब आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो आप अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल लो ना। राजन और मोनू को भी ये बात काफी पसंद आती है। पर भाभी, रेस्टोरेंट खोलने में तो बहुत पैसे लगेंगे, वो कहाँ से आएंगे? वैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने मोनू के ऑपरेशन के लिए जोड़े थे और प्रिया की शादी के जेवर भी हैं, उससे काम बन जाएगा। रेखा, तुम्हारे भी तो जेवर होंगे ना, तुम अपने दे दो। प्रिया की शादी के जेवर बेचना मुझे सही नहीं लग रहा। ना बाबा ना, वो मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से बनवा कर दिए हैं। अरे आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं? मैं और मम्मी जी ऐसा रेस्टोरेंट खोलेंगे कि सब देखते रह जाएंगे और फिर मैं खुद अपनी नंद का जेवर बनाकर उसे दूंगी। रेखा की मक्खन मलाई बातों में पूरा परिवार आ जाता है और रेखा, जिसे होटल मैनेजमेंट की थोड़ी जानकारी थी, उसकी मदद से शानदार सा रेस्टोरेंट खोलती है, जिसमें रसोई का सारा काम सुषमा को सौंप दिया जाता है, जबकि काउंटर पर रेखा खुद बैठती है और बाहर का सारा काम राजन संभालता है। अरे वाह सुषमा काकी, ठेले से सीधा रेस्टोरेंट, अच्छा है। जगह बदल गई, लेकिन खाना तो वही आपके हाथ का मिलेगा ना। हाँ हाँ बेटा, बैठो। सुषमा टेबल पर अपने हाथ से बने छोले, आलू का साग, शाही पनीर, पालक पनीर और घी की रोटियां सजाती है, जिसे ग्राहक चटकारे लेकर खाता है। लो रेखा बहन, 50 रुपए। क्या 50? ये ठेला नहीं रेस्टोरेंट है। कभी खाया भी है ऐसे रेस्टोरेंट में खाना? पूरे 200 रुपए निकालो। रेखा की तीखी जुबान से ग्राहक और सुषमा के कानों से धुएं निकल जाते हैं और सुषमा ग्राहक को समझाते हुए 200 की जगह सिर्फ 100 रुपए लेकर उसे भेज देती है। राजन, मम्मी जी को समझाओ, अगर ऐसे ही कम पैसों में खाना खिलाते रहे तो रेस्टोरेंट का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। हमारा मकसद भूखों को खाना खिलाना है, ना कि उनके पैसे खाना। सुषमा के स्वाद की वजह से कई ग्राहक
रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। हर रोज रेस्टोरेंट से 10 से 20 हजार की कमाई होने लगती है और यहीं से रेखा के मन में लालच आ जाता है। राजन, मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना इस रेस्टोरेंट को सिर्फ हम दोनों मिलकर चलाएं। देखो, वैसे भी मैं काउंटर संभालती हूँ, तुम पूरा रेस्टोरेंट। मम्मी जी तो सिर्फ 3-4 घंटे में खाना बनाकर फ्री हो जाती हैं और हम दोनों पूरे दिन मेहनत करते हैं और प्रिया, मोनू, मम्मी जी सब मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। हाँ, बात तो सही कह रही हो। अगर हम इस रेस्टोरेंट को चलाएंगे तो सारे पैसे हमारे पास आएंगे और फिर हम इन सब से दूर एक आलीशान जिंदगी गुजारेंगे। मम्मी जी को तो वैसे भी ठेले की आदत है, लगा लेंगी दोबारा। राजन रेखा की बातों में आकर सुषमा को रेस्टोरेंट के काम से दूर कर देता है और दोनों एक अलग घर लेकर वहीं रहने लगते हैं और खाना बनाने के लिए एक शेफ को रख लेते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? भैया भाभी ने तो हमारे सारे पैसे भी ले लिए और अब रेस्टोरेंट भी अपने हाथ में कर लिया है। अब हमारा सहारा सिर्फ ठेला ही है। मैं दोबारा ठेला लगाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगी। अगले दिन प्रिया, मोनू सुषमा को दोबारा ठेला लगाने में मदद करते हैं और सुषमा फिर से गांव के चौक पर ठेला लगाने लगती है। अरे सुषमा बहन, ये ठेला क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस वक्त की मार है। रेस्टोरेंट की वजह से सुषमा की बिक्री कम होती है, लेकिन इन पैसों में भी सुषमा खुश थी। इधर जब ग्राहकों को धीरे धीरे पता चलता है कि सुषमा की जगह अब कोई और रसोइया खाना बना रहा है, तो वो रेस्टोरेंट में जाना बंद कर देते हैं। थू, कितना बुरा शाही पनीर है। सुषमा काकी के हाथ के शाही पनीर की भाई बात ही अलग थी। इस तरह ग्राहक रेस्टोरेंट के खाने को नकार कर सुषमा के ठेले पर आने लगते हैं और रेस्टोरेंट ठप पड़ जाता है। रेस्टोरेंट का किराया देना भी मुश्किल हो जाता है। काम बंद होने से रेखा और राजन पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं और घर का किराया न देने की वजह से इन्हें घर से निकाल दिया जाता है। भैया भाभी, आप दोनों बीच सड़क पर क्यों बैठे हैं? राजन मोनू को पूरी बात बताता है और मोनू इन्हें घर ले जाता है और सुषमा अब भी इन्हें कुछ कहने की बजाय प्यार से अपने घर में रहने की पनाह देती है। ये देख रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया। राजन को भी अपनी बातों में फंसाकर आप सबसे दूर कर दिया, पर आप अब भी हमारे साथ खड़ी हैं। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। सुषमा दोनों बच्चों को माफ कर देती है और सब इसी घर में रहने लगते हैं और एक बार फिर दोनों सास बहू साथ में रेस्टोरेंट खोलती हैं और इसका नाम रखती हैं सास बहू का रेस्टोरेंट, जो खूब चलता है और सुषमा का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है और मोनू के ऑपरेशन के बाद वो भी एकदम ठीक हो जाता है। भाग्यवान, मुझसे अब बहस ना करो। हाँ, तुम भी अपनी ही तरह ऊपर से थोड़ी खाली बहू ले आओगी मेरे सागर के लिए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि सागर की शादी मेरे दोस्त की बेटी बिजली के साथ ही होगी। बड़े आए बिजली वाले, आते ही घर में करंट दौड़ा देगी। मैं तो अपने सागर की शादी अपनी सहेली की लड़की मुनिया से करूंगी। कितनी सुंदर है वो। अरे क्या खाक सुंदर होगी? तुम्हारी ही तरह होगी। अभी तो तुम ही मेरा दिमाग खाती हो, वो आ गई तो दोनों मिलकर दिमाग खाओगी। आप तो ना मेरे मुंह मत लगिए, अगर सही बात कह दी ना तो अभी मिर्च लग जाएगी। हाँ। अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मैं भैया से बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है वो ना तो बिजली से शादी करेंगे और ना ही मुनिया से। वो तो मेरी सहेली काजल से शादी करेंगे। माँ, वो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी भी है। बस जब जब ऑफिस से लौटता हूँ, घर की संसद में बस यही मुद्दा छड़ा हुआ होता है। अरे मेरे घर वालों, मुझसे तो पूछो कोई, मैं खुद एक लड़की को पसंद करता हूँ और कल हम उसके घर जा रहे हैं। बस ये फाइनल है। अब इस मुद्दे पर कोई और बहस नहीं होगी। सागर घर का इकलौता बेटा था, उसकी शादी की उम्र थी तो पूरा परिवार लड़कियां ढूंढ रहा था। पर सागर का ये फैसला सुनकर सभी थोड़े मायूस हो जाते हैं और अगले दिन भारी मन से उसके साथ लड़की देखने जाते हैं, जहाँ 4 बहनें नाश्ता पानी लाती हैं। अरे भाग्यवान, ये तो चमत्कार हो गया। यही तो है मेरे दोस्त की बेटी बिजली। क्या? और ये है मेरी सहेली और उसकी बेटी मुनिया। अरे काजल, ये तुम्हारा घर है। इस तरह सागर के पूरे परिवार की पसंद की लड़कियां
उन्हें एक ही घर में मिल जाती है। वाह, और ये रेखा मेरी पसंद। बुरा ना मानो तो बेटा एक बात कहूँ, तू ना इन चारों से ही शादी कर ले। वैसे भी मेरा दोस्त बेचारा बहुत गरीब है, उस पर एक एहसान हो जाएगा। लेकिन पापा, ऐसा भला कैसे हो सकता है? हो सकता है सागर, अगर तुम चाहो तो। ये तीनों मुझसे छोटी हैं और मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे? सागर चाहता तो नहीं था, लेकिन सभी की जिद करने पर वो मान जाता है और इस तरह एक ही मंडप में वो चार लड़कियों से शादी करता है। चारों ससुराल में आते ही पूरा घर संभाल लेती हैं। देखो, अब से तुम चारों मेरी पत्नियां हो। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाहट मुझे बोलना, या मम्मी पापा पिंकी, किसी को भी बोल सकती हो। जरूर सागर, तुम चिंता मत करो। हम सब जैसे अपने घर में मिलजुल कर रहती थी, वैसे ही यहाँ पे भी रहेंगे। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे। क्या बात है भाग्यवान, बड़ी चहक रही हो आज। क्यों ना चहकूं, इतनी भाग्यशाली जो हूँ। एक साथ 4 बहुएं मिली हैं। रात को जो हाथ पैर और सिर में मालिश की है ना, आहा, सारे दुख खत्म हो गए मेरे तो। सच में हम भाग्यशाली हैं। देखो ना, एक पढ़ाई में तेज, दूसरी अन्नपूर्णा कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है, और तीसरी साफ सफाई इतनी बढ़िया करती है, और चौथी रेखा तो सर्वगुण संपन्न है। सच में, अब तो मुझे ऊपर वाले से कुछ नहीं चाहिए। शाम को चारों बहुएं स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। खाना खाकर सब सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात सागर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि रेखा, काजल, मुनिया, बिजली कोई भी अपने बिस्तर पर नहीं थी। अजीब है, ये चारों एक साथ कहाँ चली गई, वो भी इतनी रात को? बाहर चलकर देखता हूँ। सागर पूरा घर छान मारता है पर वो कहीं नहीं थी। जब वो बाहर जाता है तो जंगल के रास्ते से चारों आ रही थी। तुम चारों इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? जंगल गए थे तुम सब? नहीं, वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने जीजी को कहा और फिर ये दोनों भी उठ गईं, तो बस बाहर तक टहलने गए थे। ओह अच्छा, पर छत पर टहल लिया करो ना। चलो कोई नहीं, आओ सो जाते हैं। इसके बाद सब सो जाते हैं, पर अगली सुबह माँ, सुनो ना, आपसे कुछ कहना था। बोल भी पिंकी, क्या हुआ? माँ, मैं ना देर रात तक पढ़ रही थी, तो मैंने अपनी चारों भाभियों को जंगल में जाते देखा। जंगल में? तेरा वहम होगा। नहीं माँ, तुम्हारी कसम। कितनी बार कहा है मेरी कसम ना खाया कर, अभी तो बहुत जीना है मुझे। माँ मजाक मत करो ना, मैं सच कह रही हूँ। फूलमती ने पिंकी की बातों को मजाक में उड़ा दिया, पर दूर खड़ी मुनिया ये सब सुन रही थी और वो पिंकी को घूर घूर कर देखने लगती है। और फिर अगली सुबह। माँ, कब से पिंकी को बुला रहा हूँ, कहाँ है वो? मैं खुद परेशान हो गई हूँ, ना जाने कहाँ चली गई है। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। शायद बाहर गई होगी माँ जी, कॉलेज का कोई काम होगा। ऐसा होता तो वो बताती। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर देखकर आता हूँ, शायद आसपास कहीं हो। मैं भी आता हूँ पिताजी। रामदास और सागर पूरा दिन पिंकी को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं थी। कहाँ गई मेरी पिंकी? वो तो कभी ऐसा नहीं करती, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अरे तुम रो मत भाग्यवान, हमारी पिंकी मिल जाएगी। मैं और सागर कल फिर से उसे ढूंढने जाएंगे, और देखना, हम अपनी पिंकी को ले आएंगे। तुम चिंता मत करो। जी माँ, कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ना बहू, मेरे गले के नीचे से अब निवाला भी तभी उतरेगा जब पिंकी आएगी। वो मुझे कुछ बता रही थी सुबह, मैंने ही नहीं सुना। इतना कहकर फूलमती मुनिया और तीनों बहुओं को ध्यान से देखती है और फिर कमरे में जाकर सो जाती है। और फिर अगली सुबह। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बाहर आओ। मैं और सागर जंगल जा रहे हैं पिंकी को ढूंढने। जरूरत पड़ी तो मुखिया और सरपंच से भी बात करेंगे। ठीक है, जल्दी जाइए और जल्दी आइए। इसके बाद रामदास और सागर जंगल में पिंकी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जंगल में बहुत अंदर आ गए हम, मुझे नहीं लगता कि पिंकी यहाँ आई होगी। 1 मिनट पापा, आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, जैसे मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। पर इस भयानक जंगल में भला कौन ही आएगा? चलो चलकर देखते हैं। दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी नजर एक साधु पर पड़ती है। अरे, ये तो कोई साधु महाराज है, तपस्या कर रहे हैं। सागर, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर इनकी तपस्या भंग हो गई तो ये हमें श्राप देकर मेंढक, कबूतर बना देंगे। चल चल, जल्दी चल। इतना कहकर दोनों जाने लगते हैं।
पर तभी साधु महाराज उन्हें आवाज देते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? किस्मत तुम्हें यहाँ लाई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी लापता है और उसे गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वो चारों बहुएं ही हैं। ये क्या कह रहे हो आप? वो मेरी पत्नियां हैं। मैं उनके लिए एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। सच कह रहा हूँ। और जिन्हें तुम अपनी पत्नियां कह रहे हो वो तो डायन है, डायन। सालों से भटक रही हैं, इंसानों को मारकर शक्तिशाली होती हैं, और इस बार तेरे और तेरे परिवार की बारी है। एक मिनट, तभी उस दिन पिंकी कह रही थी कि उसने उन चारों को रात में कहीं जाते हुए देखा है। यूं तो मैंने भी उन्हें जंगल से आते हुए देखा था, तो क्या वो सच में? साधु महाराज, अगर ऐसा है तो आप हमें उनसे पीछा छुड़ाने का रास्ता बताइए। और हमारी पिंकी कहाँ है? वो सुरक्षित तो है ना? घबराओ नहीं, अमावस कल है और वो कल ही तुम सबको मारेगी। तुम्हारे पास सिर्फ आज का समय है। ये लो खंजर, इसे सबसे बड़ी बेटी के सीने में उतार देना, बाकी अपने आप खत्म हो जाएंगी। मतलब रेखा के सीने में? ठीक है, पर हमारी पिंकी कहाँ मिलेगी? आधी रात को उन चारों का पीछा करना। जब वो अपने अड्डे पर जाएं, वहीं होगी तुम्हारी बहन। इसके बाद सागर और रामदास घर आ जाते हैं। फूलमती सो चुकी थी, इसलिए वो दोनों चुपके से आधी रात को उन चारों का पीछा करते हैं और जंगल के बीचों बीच एक कुटिया में पहुंचते हैं। कल हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। उन सबको मारकर हम चारों फिर से जवान और खूबसूरत हो जाएंगी। बाहर खड़े रामदास और सागर ये सब सुन रहे थे। पापा, ये तो कितनी भयानक दिखती है। वो देखिए, हमारी पिंकी को पिंजरे में बंद करके रखा है। हाँ सागर, अब बस बहुत हुआ। तू चल अंदर, आज इनका खेल खत्म करते हैं। ओ, तुम दोनों, अच्छा हुआ खुद ही आ गए। अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो तो, एक इंसान मुझे ललकार रहा है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। रेखा अपनी शक्तियों से सागर पर वार करती है, पर वो बचते बचाते उल्टा रेखा के सीने में ही खंजर उतार देता है। आह! ये तुमने क्या किया? रेखा के मरते ही बाकी चुड़ैल भी मारी जाती हैं। इसके बाद ये तीनों घर जाते हैं और फूलमती को पूरी बात बताते हैं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों माँ, अब करवाओगी मेरी शादी? कभी नहीं।